नमस्कार दोस्तों, डेली जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएसई और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम एनएलएमसी की स्थापना को मंजूरी दी है। एनएलएमसी वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के पास इस वक्त करीब 3,400 एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है। इसके अलावा कई अन्य इमारतें और अन्य संपत्तियां भी हैं। यह संपत्ति भारत सरकार की कंपनियों और उपक्रमों से संबद्ध है। दोस्तों, ये बेकार पड़ी सरकारी ज़मीनों और संपत्तियों को बेचकर 3 साल में 6 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में लाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? उत्तर है रूस। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर है। सन ने घोषणा की कि उसके 23 सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है और रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ को सन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है जामनगर। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2022 की थीम क्या है? बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। दोस्तों, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सत्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए आयोजित किया जाता है जो आने वाले वर्षों में विभिन्न करियर में शामिल होंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूडिस प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है शिक्षा से। दोस्तों, यूडाइस प्लस का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है। सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER में 2020-21 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविदों द्वारा लिखे गए 12 लेख हैं। यह वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित
की गई है, जो श्रम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थान है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमएसएमई इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? उत्तर है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। दोस्तों, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमईज के लिए ऊष्मायन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के आसपास मौजूदा उप योजनाओं के संयोजन के रूप में एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की। यह नवोन्मेष गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी, जिससे विचारों को व्यावसायिक प्रस्ताव में विकसित करने में सुविधा होगी, जिससे समाज को लाभ होगा। उन्होंने एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 का शुभारंभ भी किया। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है अंग प्रत्यारोपण से। जेनो ट्रांसप्लांटेशन को मानव प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपण के रूप में परिभाषित किया जाता है। लैंडमार्क सर्जरी के 2 महीने बाद, जहां एक मरीज जिसके असफल हृदय को आनुवांशिक रूप से परिवर्तित सूअर के दिल से बदल दिया गया था, की हाल ही में मृत्यु हो गई है। दोस्तों, इन्हीं का जेनो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है? उत्तर है क्रूड पेट्रोलियम का। दोस्तों, वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा, विशेष रूप से क्रूड पेट्रोलियम का है, जो कि 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम और गैस का स्थान आता है। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन के आक्रमण पर प्रतिबंधों की चपेट में आने के बाद रूस ने 200 से अधिक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूस अभी भी यूरोपीय संघ के देशों के लिए एक प्रमुख ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है? उत्तर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2021 में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पीएलआई योजना के तहत ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता के लिए प्रोत्साहन राशि अगले 3 वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए मूल्य संवर्धन का 20% होगी। इस योजना की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।